जो हमारे ऊपर जिसने सैकड़ों साल शासन किया, खासकर मैं अंग्रेज का जिक्र करना चाहूंगा। जी जी। क्या 1500 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में अंग्रेजों की ऐसी स्थिति थी कि वो हम पे शासन करने का सोच सकते थे? तो बिल्कुल नहीं थे। वो तो शिकार करके खाने में ही लगे रहते थे। सोच विचार, ये तार्किकता के बारे में तो सोचना भी बेमानी था। क्योंकि अगर हम अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको अपने नींव के बारे में नहीं पता होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी मजबूत खड़ी होगी, करनी है, यह सही तरीके से पता नहीं। नमस्कार सर, लोकेश भारती जी जो कि जाने माने पत्रकार हैं। आपका स्वागत है सत्य, सनातन और सेहत में। हमने इससे पहले चर्चा की थी ऋग्वेद के ऊपर, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमें बात करनी है कि ऋग्वेद में सामाजिक व्यवस्था उस समय कैसी थी। इसमें जो बहुत सारे भ्रम हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है सर। धन्यवाद श्वेता। और आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया और हमें लगता है क्या कि ऋग्वेद को लेकर के काफी भ्रम की स्थिति बनाई गई। कुछ लोग, एक तो ये कि ज्यादातर लोगों ने पढ़ा नहीं है सही से ऋग्वेद, और जिन लोगों ने पढ़ा था शायद उन्होंने सही से कन्वे नहीं किया लोगों से कि ये कहा गया कि ऋग्वेद में ही जो है जाति व्यवस्था का उल्लेख हो गया था। हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। हकीकत यह है कि ऋग्वेद में भले यह चर्चा है कि परम पिता परमेश्वर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि दिमाग यानी कि मस्तक से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघों से वैश्य, और चरण से शूद्र जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कहा गया है वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उसमें भी यह था कि वह काम के आधार पर होगा। यानी कि अगर कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करता है तो ब्राह्मण होगा, अगर कोई दूसरे देशों से अपने देश की रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय होगा, यानी लड़ाई का काम। इसी तरह से अगर कोई शख्स बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो वह वैश्य होगा, और जो इन तीनों में से कुछ नहीं करेगा, वह सेवा का काम करेगा, वह शूद्र होगा। यह शूद्र कोई ब्राह्मण का भी लड़का हो सकता है, या ब्राह्मण भी हो सकता है, या कोई क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है, और कोई शूद्र भी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है सर कि पहले के समय में जन्म के हिसाब से या जन्म के आधार पर वो नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जो भी था कर्म नहीं, शुरुआत कर्म के आधार पे। शुरुआत जब हुई थी, जब ऋग्वेद में जो इसकी चर्चा है तो उसमें यह क्लियर साफ साफ कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था तो थी उसकी, लेकिन वो शुरुआती स्तर पे था, और जो आज हम देखते हैं जात पात की स्थिति वैसी बिल्कुल ही नहीं थी। जितनी चीजें जात को लेकर के कट्टरता बढ़ी या अपनी जातियों को लेकर के दम हुआ, वह सब आगे के वक्त में हुआ है। तो उस समय तो वर्ण व्यवस्था में इस बात की चर्चा थी। अब आते हैं बाकी चीजों पर। ऋग्वेद की एक बहुत ही खास बात है कि उसमें व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा अहमियत दी गई है सामाजिक सफलता, यानी सभी के उत्थान, चारों वर्णों के उत्थान को कहा गया है कि जब तक ये चारों वर्ण का उत्थान नहीं होगा तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। नहीं हो सकता। सही बात। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों पर, जिसमें हवा, पानी, जो भी है, सूरज की रोशनी, तो उस समय इन्हीं की बात थी। उस समय ये कोयला खोदने की बात नहीं थी, पेट्रोलियम निकालने की बात नहीं थी। तो उस समय जो कुदरती चीजें थी उस पर भी कहा गया है कि सभी का बराबर का अधिकार होगा। बिल्कुल। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो उसमें एक कितनी अच्छी बात कही गई ऋग्वेद में कि जो
गरीब हो, जो अनाथ हो, जो मजलूम हो, मजबूर हो, साथ में जो विडो हो, उनकी भलाई के लिए काम करना होगा, उनको मदद देना होगा। ये हमारे ऋग्वेद में चर्चा है। ये पहले से ये सनातन धर्म में इन सब बातों का जिक्र, इन सब बातों की चर्चा बहुत पहले से है हमारे सनातन धर्म में। बिल्कुल है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जी, ये हालांकि बाद में जोड़ा गया है, लेकिन ऋग्वेद का हिस्सा है। और इसमें इस तरह की जो समाज को लेकर के जितनी भी चर्चाएं मैंने अभी की है, ये चर्चाएं और बाकी चीजें भी इसमें कही गई है कि व्यक्तिगत उत्थान अहम नहीं है, व्यक्तिगत उत्थान से ज्यादा अहम है समाज का उत्थान। सामाजिक उत्थान। ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि जो यज्ञ किया जाता है वह शांति समृद्धि के लिए किया जाता है, समाज की भलाई के लिए किया जाता है, और यह करना चाहिए। यज्ञ का भी अब सवाल यहाँ पे एक है उठता है कि यज्ञ जो है वह क्या है। देखो, तो यज्ञ का मतलब हम लोग केवल पूजा पाठ से जोड़ते हैं जी, जब हकीकत ये है, सच्चाई यह है कि यज्ञ जो है केवल पूजा पाठ से संबंधित नहीं है। यज्ञ जैसे समुद्र मंथन का भी लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं कि समंदर में एक पर्वत से, वो बड़े से सांप से देवी देवता मिलकर के मंथन किए और ये अमृत विष निकला। मुमकिन है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, सिरे से काट नहीं रहा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि उस मंथन से यानी एक रिसर्च हुआ, एक बहुत बड़ी खोज हुई जिसमें कि सुर असुर दोनों ने भाग लिया, बड़े पैमाने पे। और उससे फिर उस मंथन से, क्योंकि मंथन का मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब ऐसी चीजों पे बात होनी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि कुछ नया प्रोडक्ट निकले। मथना नहीं कहते, मथना क्या हुआ? मथना जो है, हाँ, तो मक्खन निकला। तो अगर अच्छी चीजों पे डिस्कशन होगा तो स्वाभाविक उससे और बहुत अच्छी चीजें निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही यज्ञ का मतलब केवल यह नहीं था कि पूजा पाठ या कर्मकांड, उस समय यज्ञ का मतलब था कोई नई चीज को खोजना। मतलब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो गया, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समुद्र मंथन का भी इस तरह से हो सकता है। हाँ, दूसरा यह कि जैसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पर कि जब विष्णु अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं, तो यहाँ पे यज्ञों के द्वारा जो है उनके लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है। और रामचरितमानस रामायण में भी इस बात की चर्चा है कि यज्ञों का विध्वंस खास करके राक्षस करते थे जी। क्योंकि उन्हें ये पता था कि जब विष्णु अवतार लेके आएंगे तो इन्हीं अस्त्र शस्त्र का उपयोग हमारे ऊपर होगा। और उसको निर्माण करने का काम कौन करते थे? ऋषि मुनि करते थे, क्योंकि उसमें जो है वो उस समय के वैज्ञानिक होते। तो सनातन के ऋषि मुनि ही वैज्ञानिक थे उस वक्त के। हाँ बिल्कुल, अभी भी इस बात को मान सकती हो कि सनातन के जो वैज्ञानिक थे वो ऋषि मुनि। तुम ऐसे देखो, अगर थोड़ा सा हल्के तौर पे देखें इसको, मजाक के तौर पे, तो उनकी भी दाढ़ियां बड़ी होती थी, बाल बड़े बड़े होते थे, क्योंकि उनको अपना बाल कटाने और दाढ़ी बनवाने का टाइम नहीं होता था। और आज जो साइंटिस्ट, आधुनिक साइंटिस्ट सब भी है, उनकी भी देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको कि इतना ठिकाना यार क्या ठीक है, मस्त रहने वाले, जो अपने चीजों में खोए रहने वाले, पागल मतलब इतने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं कि मशगूल हो जाना है। हाँ, हमारे और आपके जैसे जो है तैयार होके बैठ सवर के जो है काम करने वाले नहीं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 सूक्त का दूसरा हिस्सा जो है वह भी बड़ा है। उसमें कहा गया है कि हम सबको, जितने भी समाज के लोग हैं, वर्ण हैं, उन सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। अच्छा, कितनी बड़ी बात, सही बात, आज से हजारों साल पहले कह दी गई। लेकिन इन बातों को आजकल के जनरेशन नहीं जानते।
नहीं जानते भी नहीं है, और अगर जान भी लेंगे तो कहेंगे अरे नहीं ये तब तो ऐसे ही है, बस डपोर संखी है, ऐसा कुछ नहीं था ऐसा। जबकि सामाजिक विकास की बात, सामाजिक एक रूपता की बात, सामाजिक समरसता की बात ऋग्वेद में बहुत पहले कर दी, बहुत पहले, ऋग्वैदिक काल में बहुत पहले कर दिया। हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था कि महिलाओं को लेकर के भी बहुत भ्रम की स्थिति बना दी गई, लेकिन उस पे जो है हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ऐसे ही जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सामाजिक उत्थान की बात बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। जो वर्ण व्यवस्था थी उसको लेकर के भी जो एक तरह से घोषित कर दिया गया कि जो जाति व्यवस्था जो है ऋग्वेद में शुरू हो गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। उसका हो सकता है नाम एक जैसा हो, लेकिन जो रूप था, जो उस समय की स्थिति थी, वो बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल सही। अब मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा इसी में, ऋग्वैदिक पीरियड से लगभग 1100 साल बाद, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करके 319 बीसी के आसपास भारत की सत्ता संभालते हैं, धनानंद को आते हैं, और उसके बाद उनके समय में ग्रीस का एक बहुत बड़ा यात्रा करने वाला जो है ट्रेवलर भारत आता है, नाम है उसका मेगास्थनीज। पढ़ाई किया और उन्होंने एक किताब लिखी है इंडिका नाम से, जो कि उस समय के सोर्स के लिए, उस समय की जानकारी के लिए बहुत अहम किताब मानी जाती है। उनकी नजर में भारत में कोई स्लेव था ही नहीं। स्लेव मतलब गुलाम, कोई गुलाम नहीं था, जबकि गुलाम की स्थिति थी, गुलाम उस समय होते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने यहाँ गुलामों की स्थिति देखी थी और जो यहाँ गुलामों की स्थिति देखी, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा। गुलाम यहाँ पे जो है उनको अधिकार मिला हुआ था, उनको बहुत सारे अधिकार थे, जबकि जो उनके यहाँ ग्रीस में था वो कोई अधिकार नहीं था गुलामों को मिला हुआ। गुलामों की स्थिति बहुत खराब थी। तो मेरे कहने का केवल ये मतलब है कि हमें अपने प्राचीन संसाधनों, प्राचीन जानकारी, प्राचीन व्यवस्थाओं पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वह किसी महिला की के बारे में हो, महिला के उत्थान की भी बात करता है, उनको बराबर का अधिकार देने की भी बात करता है, चाहे बाकी सामाजिक उत्थान की बात हो जिसकी चर्चा मैंने अभी भी की। बिल्कुल। तो इसीलिए जो ऋग्वैदिक काल रहा है उसको समझना ऋग्वेद के माध्यम से बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर हम अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको अपने नींव के बारे में नहीं पता होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी मजबूत खड़ी होगी, करनी है, यह सही तरीके से पता नहीं। ऋग्वेद में क्राइम को लेकर के जो दंड, ये अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, नैतिकता का अपने अंदर ह्रास करता है, अनैतिक काम करता है, उसके लिए भी दंड की व्यवस्था थी। नैतिकता पे काफी जोर दिया गया, चरित्र निर्माण पे बहुत जोर दिया गया ऋग्वेद में, और ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सचरित्र नहीं है, सही चरित्र वाला नहीं है, अनैतिक कार्य करता है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। अच्छा। समाज की जिम्मेदारी है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए उसको दंड दे। तो दंड की व्यवस्था ऋग्वेद में थी। दंड की व्यवस्था ऋग्वेद में थी, ऋग्वेद के अनुसार। हाँ बिल्कुल, चर्चा है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको जो है दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कई और भी चीजें हैं, जैसे कि लोग यह कह सकते हैं कि क्या ऋग्वेद में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, कुछ गलत नहीं था? ऋग्वैदिक पीरियड में क्या सब कुछ इतना अच्छा था? क्या एकदम सही समाज की व्यवस्था थी? तो इसका जवाब एक है, सामान्य सा जवाब है
कि आप जब तुलना करेंगे तो उस समय की दूसरी सभ्यताओं, दूसरे समाजों से करिए जी। उस समय जो दूसरे देशों में जो व्यवस्था थी उस समय से उसकी तुलना करिए। विश्व जो हमारे ऊपर जिसने हजारों सैकड़ों साल शासन किया, खासकर मैं अंग्रेज का जिक्र करना चाहूंगा। क्या 1500 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में अंग्रेजों की ऐसी स्थिति थी कि वो हम पे शासन करने क्या सोच सकते थे? तो बिल्कुल नहीं थी। वो तो शिकार करके खाने में ही लगे रहते। सोच विचार, ये तार्किकता के बारे में तो सोचना भी बेमानी था। कई जगह कई लोगों ने यह जिक्र किया है, कई लोगों ने उठाया है कि उस समय जो है महिलाओं को लेकर के, तो उसमें एक कहानी का जिक्र आता है कि एक पिता कहता है ऊपर वाले से, परमात्मा से, कि मुझे अपने जैसा ही पुत्र देना, मेरे जैसा ही पुत्र देना जो मेरी तरह ही खेती करे जी। लोगों ने कहा कि आपने पुत्री क्यों नहीं मांगा? उसको जो है पुत्री भी मांगनी चाहिए थी। तो मैंने इसलिए कहा कि उस समय की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके हिसाब से तुलना होनी चाहिए, आज से नहीं होनी चाहिए। आप जैसे उस समय के जो हथियार थे, तीर धनुष, उसकी तुलना आप आज से करेंगे कि भाई आज तो बंदूक तो मिसाइल है? नहीं है ना। तुलना तो उस समय की ये समाज से, उस समय के देशों से होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं एक बात का और क्लियर कर देता हूँ कि आज किससे अगर आप तुलना करेंगे तो मुमकिन है थोड़ी बहुत चीजें हैं वो कमतर दिख सकती हैं, लेकिन तुलना ऐसे नहीं कर सकते आप। तो कुल मिला के देखें तो ऋग्वेद में भले ही 4 वर्णों की चर्चा, लेकिन यह भी कहा गया है कि सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और प्राकृतिक संसाधनों पर भी सभी का बराबर का अधिकार है। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा को यही खत्म करते हैं, फिर आगे लोग कुछ और चीज जानने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।